हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले 2 दिनों से आप लोगों को शायद वीडियो नहीं मिल पाई, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे भी कष्ट है। और वीडियो ना देने का मेन कारण ये रहा कि आप लोगों की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो भी फैक्ट बताए जाते हैं, उस पर किसी का अच्छा रिस्पांस नहीं आता। पता लगे अगर 100 लोग जुड़े हुए हैं तो 100 में से अगर 2 लोग 4 लोग अगर ऐसे आंसर करते हैं तो मज़ा नहीं आता है कि ये लगता है कि कुछ या तो बच्चे समझ नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा। जब कल काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, मुझे ये लगा कि नहीं अब इम्पोर्टेंस है, तो अपनी इस सक्रियता को एकदम साइलेंटली आप लोग ना दर्शाएं, कुछ ना कुछ एक्ट करते रहें। क्वेश्चंस जो दिए जाएं, जो भी बातें बताई जाए, उनमें जो भी कुछ डाउट्स रहा करें तो कमेंट बॉक्स में लिखें उसे, ठीक है ना। तो आज हम सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं आपसे, और ये हम कुछ स्पेशल यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं उनकी चर्चा आपसे करने वाले हैं। हमने पूरे रूल्स बता दिए हैं सॉल्यूशंस के, और ये सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है आपका। इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस करवा पा रहा हूँ वो तो आपको करवा ही रहा हूँ। इसके बावजूद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है सॉल्यूशन के इस चैप्टर में, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हैं बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन। आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो भी इस सॉल्यूशन से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपके हैं तो उसको आप भेजिए। उसका जो भी होगा परफेक्ट सॉल्यूशन वो आपको समय से दे दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिसकी डिस्कस हम लोग पीछे मेथड में कर चुके हैं, और यहाँ पर उससे आधारित जो भी हमारे आंकिक प्रश्न हैं उन पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन नोट करके फिर उसके बाद आपको उसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमें नोट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, जो है हमारा इस हिमांक के अवनमन पर। आपको ये बताया जा चुका है कि अगर हिमांक का अवनमन जो है, या फिर क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इस पे क्वेश्चन में लगवा चुका हूँ, और परासरण दाब। अगर मैं एक ऐसे कंपाउंड की बात कर रहा हूं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उन पर जो रूल आपको बताया गया, जैसे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी इंटू एम, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, और पी नॉड ए माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये तो रूल आपको तब बताए गए थे जब अगर आपके पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोनेंट होता। बट अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोनेंट ना होकर इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोनेंट हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर में हमने क्या कहा था कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते थे उनमें आप आई से मल्टीप्लाई करते थे, और वो आई की जो वैल्यू आपको मिलती थी, जहां बताया गया था संयोजन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे संयोजन अथवा वियोजन के पूर्व अणुओं की कुल संख्या। तो उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं आज, और चूंकि न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, जहां तक हो सकता है मैं मेथड आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ओवरऑल मैं एक्सरसाइज को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ, ठीक। तो अगर आप लोग को किसी भी जो भी आपके सेट में, जैसे एनसीईआरटी पर या कोई रेफरेंस बुक आपने रखी हुई हो, तो उनमें से आप कोई भी बुक जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी न्यूमेरिकल्स डाउट में हो, आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पे, क्या नाइट्रोबेंजीन, फार्मूला इसका C6H5NO2, देख रहे हैं ना। नाइट्रोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो एक कहा जाए जन्मदाता होता है वो बेंजीन होता है, और बेंजीन के ये डेरिवेटिव्स है, ठीक। तो ये देखिए का सामान्य हिमांक जो दिया गया है वो 278.82 केल्विन है। कितना? 278.82 केल्विन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोबेंजीन में, किसमें कह रहा है? नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है ना।
किसी पदार्थ का 0.25 मोलल विलयन हिमांक में 2 अंश का, कितने, 2 अंश का अवनमन उत्पन्न करता है, मतलब 2 अंश की कमी करता है। ठीक है, 2 अंश सेल्सियस का यहां पे क्या करता है, कमी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवनमन हो रहा है, कमी हो रही है। तो पहले कितना था, अब कितना हो गया। तो जो ये कमी आपको दी गई है सेल्सियस में, इसे आप किसमें चेंज करोगे, केल्विन में। और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आपको बताया गया है उसमें 273 आप जोड़ देते थे। तो देखिए वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 275 हो गई केल्विन में। अब जो इसका डेल्टा टीएफ निकल के आएगा वो होगा आपका 278.82 माइनस 275, तो मिला कितना यहाँ पे 3.82 क्या, केल्विन। क्योंकि ये बताया गया ना आपको परमताप के रूप में हम लोग रखते थे। ठीक है, तो ये तो आपने रख दिया। अब इसका मोलल विलयन दिया है, मोलल पता है, मोलरता से मिलता था आपको, m इक्वल टू 0.25 m के रूप में मान लीजिए मिल गया, या मोलर मान लीजिए। तो kf आपको यहां से फाइंड करना है। तो फार्मूला हमें पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। अब एक बात ये दिमाग में सबकी चल रही है कि सर आपने यहाँ पे I वाला फार्मूला क्यों लगाया। आप कभी कहते हैं कि हम I वाला I से गुणा कर देंगे यहाँ पे, और कभी कहते नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्वेंट है, क्या ये सॉल्वेंट हमारा आयनाइज्ड हो सकता है, क्या ये सॉल्यूशन में घोलने के बाद कहीं पे ब्रेक हो सकता है, नहीं। ना तो इसका यहाँ पे संयोजन होगा और ना ही इसका डिसोसिएशन होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं इस कंडीशन में यहां पर I से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो चलिए इस फार्मूले पर इसको अप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आपका तुरंत मिल जाएगा। तो 3.82 हो गया ये, KF आपको फाइंड करनी है 0.25। तो अब KF इज इक्वल टू 3.82 अपॉन 0.25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको आप काट लीजिए, 25 के 25 बचा कितना, 13 ना, 132, 25 पंचे 125, 125 हो गया। तो 7 बचे 70 हुआ, 25 दूना 50, बचे कितने 20, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200। तो KF इज इक्वल टू 15.28। अब देखिए इसका यूनिट जो होगा, क्योंकि ये मोलर है, मोल प्रति किलोग्राम में आपने बताया था, और ये किसमें है, केल्विन में। तो क्या हो गया इसका मतलब, केल्विन मोल, या मोलर इनवर्स कह सकते हैं, सीधा सीधा मोलर इनवर्स बोल दीजिए। ठीक है ना, समझ में बात है। तो ये आपका आंसर निकल गया KF। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस माध्यम से समझा रहा हूं कि आप कब I यूज करोगे, कब I यूज नहीं करोगे। जब इलेक्ट्रोलाइट्स आपका कोई सॉल्वेंट दिया जा रहा है, जो वहां पे आपका अपघटित हो करके आयनों में आ जाता है, जहां मैंने आपको बताया था कि वो आपका एक ऐसा फैक्ट होता है जो अणुसंघ गुणधर्म के अंतर्गत रखे जाते थे। ठीक, तो आप I से वहां पे मल्टीप्लाई करते थे। तो अब आपका ये जो मेथड था वो मैंने आपको समझाया, KF कैसे ज्ञात करेंगे। सेम मेथड से आप KB भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के माध्यम से एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का। तब तक के लिए वीडियो थोड़ा सा पॉज करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, 300 केल्विन पर सुक्रोज के डेसी मोलर विलयन के प्रासरण दाब की गणना करनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा घटक है आपके पास, सुक्रोज है। ठीक, क्या सुक्रोज कहीं भी वहां पे आयनाइज्ड होता है, आयन के रूप में आते हैं, नहीं ना। तो आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, पाई V इज इक्वल टू NRT। अब एक बात यहां पे ध्यान देनी है कि यहां पे तो मुझे डेसी मोलर दिया है और यहां मोलर का कहीं नाम ही नहीं आया ना। तो मोलर डेट मीन्स मोलर था। तो मोलर था हम लोग कैसे निकालते थे, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, याद आ रहा ना। तो ये पाई इज इक्वल टू N/V RT। तो पाई इसको हम लोग कैपिटल M लिख देते हैं, ये फार्मूला आपको बताया भी गया ना। पाई इक्वल टू MRT, चलिए M मिल गया, R मिल गया, T दिया ही गया, पाई कैलकुलेट करना है। फार्मूला समझ में आ रहा ना। अब देखिए बात यहां आती है डेसी मोलर की। जब मोलरता आपको पढ़ाई जा रही थी तो वहां पे मैंने कुछ विलयन की बात की थी, जैसे 1 मोलर विलयन, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, सेमी मोलर ना, मिली मोलर, ऐसे सब आए थे। तो जब डेसी मोलर की बात हुई है यहाँ पे, तो डेसी का अर्थ होता था M/10,
कितना, m/10। तो मतलब यहां मोलरता हमें दी गई है, मोलरता m बराबर 1/10 दिया गया। r दिया गया है आपको क्या, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी दिया गया है 300 केल्विन। तो बस फॉर्मूले पे रखिए, आंसर लीजिए। पाई इक्वल टू m/t, इसी पे रखना आपको, इस वाले पे रखिए। 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 1/10, सॉरी 300, ठीक है माना ना, ये इससे कैंसिल हुआ। अब गुणा तो कर ही सकते ना, एक जीरो बढ़ा दिया आपने, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 8 24, और फिर यहाँ पे लगा दीजिए। इतना क्या आ जाएगा, एटीएम। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर अगर हम एटीएम ना रख करके बार रख दें, पास्कल रख दें, एमएम रख दें, या सेंटीमीटर रख दें, कुछ भी रख सकते थे, आपने एटीएम क्यों रखा। तो भाई देखिए यहाँ पे आर का जो मान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने चूज किया। पास्कल में दिया तो पास्कल में देते, बार दिया जाएगा बार में रखेंगे, जैसे हम मात्रक दिया उस तरह से हम मात्रक यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा पराशर दाब पे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, एक अवाष्पशील विलय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है। विलय का अणुभार क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि उसके क्वथनांक में कह रहा है 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए पहले 100 था, अब 101 हो गया। ठीक भाई, ये तो 10 था तो 11 हो गया, वृद्धि मतलब ये हुआ। तो अब आप यहां अगर देखिए कि एक अवाष्पशील विलय पदार्थ के 10 ग्राम को, कितने 10 ग्राम को, यहां विलय पदार्थ है, अवाष्पशील है, वो भी स्मॉल w के रूप में आप ले लिया, 10 ग्राम विलय है, ध्यान रखना। और ये देखिए 100 ग्राम बेंजीन में अधिक मात्रा है ना, तो ये क्या हुआ, विलायक हुआ, ये आपका कैपिटल W हो गया 100 ग्राम। चलिए फिर आगे देखिए, क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि, उन्नयन हो रहा है किसमें, क्वथनांक में। क्वथनांक में जब उन्नयन होता है तो डेल्टा टीबी से आप डिनोट करते थे। 1 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है वो, 273 जोड़ दीजिए भाई इसमें, 274 केल्विन हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, के भी आपको दिया गया 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ना। अणुभार हमें निकालना है, आप कहिए तो एम मान लेते हैं या फिर कुछ तो भी आपकी मर्जी हो। चलिए कैपिटल एम मान लेते हैं। अणुभार निकालना हमें, क्या निकालना है, अणुभार। कोई मोलरता ना समझ ले भाई, क्योंकि माना जा रहा है आप जो मर्जी मान सकते हैं। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला हमें बताया गया है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और यम है क्या, मोलरता है, सॉरी मोललता है। तो जब मोललता है तो के बी इंटू मोललता। मोललता में देखिए क्या होता था, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकाल देते हैं, ऐसे ही। अब बेटे विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें, किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, तो ये तो ग्राम में दिया गया है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे 1000 से गुणा कर दीजिए। कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, टीबी का मान रखिए आप लोग 274, केबी का मान 2.53, स्मॉल डब्ल्यू 10 ग्राम गुणे 1000 बटे एम गुणे 100। चलिए सरल कर लेते हैं इनको, मिल जाएगा हमें आंसर। एम को इधर ले आइए, गुणे 10 बटे 274। आप इन्हीं को सरल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए मिल जाएगा 253 बटे 274। ठीक, अब इसी को करना है आपको डिवाइड करके इसको देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा फॉल्ट ये आ रहा है कि जैसे यहाँ पे ये टोटल चेंज दे ही दिया है,
ना, मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन है वो टोटल दे दिया, इसको केल्विन नहीं चेंज करना है हमें, इस सेल्सियस में ही रहेगा आपका, और इसको एक रख के लगाइए, आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू आपकी यहाँ पे जो रखनी होगी, ये भी डिग्री सेल्सियस में रखनी होगी, तो ये मिल जाएगा आपको कितना, इसको एक कर दीजिए, बस देखिए आ जाएगी वैल्यू। ठीक, ये ऐसा, इसको सही कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है ना, 253 आ जाएगा ये ना। चूंकि यहाँ पे क्वथनांक में जो उन्नयन दे दिया है वो टोटल दिखाई दिया है उन्नयन की वैल्यू ना, इसलिए यहाँ पे इसको केल्विन नहीं, और इसकी वैल्यू जो एक्चुअली दी गई है वो सेल्सियस में ही दी गई है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया था, वो गड़बड़ हो गया, तो देख लीजिएगा एक बार इसको आप। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो आपका होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 0.1 m Na2CO3 विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि पहले तो इसकी मोलरता दी गई आपको 0.1, फिर जो है स्मॉल w आपसे पूछा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, v दिया है 500 ml, इसको क्या करेंगे आप लीटर में चेंज करेंगे, आ जाएगा 1/2 लीटर। आप क्या चाहिए आपको, हाँ इसका Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। ठीक, सोडियम का भार यहाँ पे आपको मिल जाएगा Na बराबर 23, C बराबर 12, O बराबर 16, तो 2 × 23, क्योंकि 2 परमाणु है यहाँ पे, बताया गया होगा ये पिछली वीडियो में भी आपको, इस तरह के क्वेश्चंस। 3 × 16, ये हो गया 46, 12, 48, तो इसको ऐड करिए 106 आ जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला जानते हैं सभी लोग मोलरता का, मोलरता बराबर क्या हो जाता है, m बराबर पदार्थ का भार बटे उसका अणु भार, मान लेते हैं, और गुणे आयतन, वो भी लीटर में, तो ये 0.1 हो गया, ये स्मॉल w हो गया, कैपिटल W आपका आ गया 106, और भी आ गया 1/2, तो ये आ गया 53, बदल रहा है ये 5.3 ग्राम आपका लगेगा, ये इसका आंसर। ठीक, बातें समझ में आ रही सबको। तो ये देखिए आपका अगला हो गया। फिर अब चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ठीक है, वो खुद से सॉल्व करिएगा, आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्व आपको दे दूंगा ना। आइए चेक कर लेते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है आपका। इसको देख लीजिए, हम नोट कर लेते हैं तब तक। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे भी गए हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। और ये जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, एक जो आप हिमांक में ऑनमोन की बात कर रहे थे, ठीक, और दूसरा आपका संयोजन जो मैंने 1/2 फैक्टर में बताए हुए हैं आपको, उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। 50 ml बेंजीन, जिसका घनत्व तो यहाँ पे दिखाया गया है 0.879 ग्राम प्रति ml है, में एक पदार्थ के 0.643 ग्राम को मिलाने पर हिमांक 5.5 डिग्री सेल्सियस से घटकर 5.03 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ठीक है, यदि बेंजीन के लिए KF का मान 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स हो तो पदार्थ के अणुभार की गणना करिए, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आपको निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 20 ग्राम बेंजीन में 0.2 ग्राम एसिटिक अम्ल को घोलने पर, ये आपका विलायक है और ये आपका विलय है। याद होगा आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि एसिटिक अम्ल को जो होते हैं जब इनका संयोजन कराया जाता है तो जो डाइमर होते थे इसके, मतलब 2CH3COOH होता था आपका, उसे आप CH3COOH का होल टॉइस बनाते थे। ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे, एक हो जाता था,
ध्यान रखिएगा, उस रूल को एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा पीछे, तो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। कह रहा है उसका हिमांक 0.45 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है यदि बेंजीन के लिए KF का मान 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो, तो बेंजीन में एसिटिक अम्ल की संयोजन की मात्रा की गणना कीजिए। वहां पे इसको अल्फा से हमने डिनोट किया हुआ था, संयोजन की मात्रा और साथ साथ वियोजन की मात्रा, दो अलग अलग फैक्ट बताए थे मैंने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद होगा आपको, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों मैंने बताए हुए थे आपको, तो उनको आप अच्छे से पढ़े भी हैं पिछले लेक्चर में। तो उस लेक्चर को अगर आपने अच्छे से देखा है तो इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से हल भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, इसका आंसर जिसका जो भी आएगा फर्स्ट टाइम वो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिखेंगे। और इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, अब आप अगर चाहें तो सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहें वो पढ़ाएं, या कुछ और अगर आप लोगों की डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपका ये सोल्यूशन वाला चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवीजन करा कीजिए, और जो मैंने तीसरा क्वेश्चन बताया था उसको, इसके कैलकुलेशन को एक बार फिर से आप सभी लोग देखिएगा। वहां पे डिग्री सेल्सियस में आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस ही रखना है बस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के